बेटा, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने लाया था? वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लेकर के आए थे उद्देश्य का प्रस्ताव उन्होंने? 13 दिसंबर 1946। कहाँ लेके आया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में। ये बताइए आप, पारित कब हुआ था? दूसरा चांस। 22 जनवरी 1946। अरे बेटा, रटने की प्रयास मत करो आप लोग, ये चीजों को रटने का प्रयास, छोटी छोटी चीजों को आप लोग रटने का प्रयास करें। देखिए 13 दिसंबर 1946, तो बेटा दिसंबर 1946 के बाद नया साल आएगा तो जनवरी 1947 होगा। 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया? पारित हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आप बताइए भैया कितने प्रकार के न्याय हैं संविधान में? हाँ, कौन कौन से? राजनीति। सर आप बताएंगे कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता 5। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। वेरी गुड। विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, समानता कितने प्रकार की है आप बताइए? इक्वालिटी। पहले थोड़ा विचार करो फिर बोलो। आप बताइए सर। वेरी गुड। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। समझ में आया कि नहीं आया? संविधान के बनने की तारीख क्या दी हुई है भैया आप बताइए? संविधान के बनने की तारीख कब बना हमारा संविधान? लिखा हुआ है, आप बताइए। वेरी गुड, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, जिसको हम किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे कि प्रश्न आता है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी ये जो दिन था, इस दिन सिर्फ संविधान बना था या लागू भी हुआ था? इस दिन तो बना था, इस दिन हमारा संविधान बना था। लागू किस दिन हुआ था? 26 जनवरी 1950, यानी द डे ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम किस रूप में मनाते हैं? किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस वो है जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू। तो फिर हम क्यों कहते हैं लास्ट में कि हम do hereby adopt, enact and give to ourselves constitution? संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनना, यदि प्रश्न आता है लागू कब हुआ तो आप बोलोगे 26 जनवरी 1950। लेकिन यदि आपसे पूछता है क्वेश्चन कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ, पार्शियली कब इंप्लीमेंट हुआ बेटा, तो याद रखना ये आंशिक रूप से पार्शियली इंप्लीमेंट कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949। समझ में आ गया कि नहीं आया? पार्शियली, आंशिक रूप से, यानी कुछ नियम कानून कब लागू हुए होंगे? 26 नवंबर 1949 ईस्वी, और बाकी नियम कानून 26 जनवरी 1950। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था समधन विधान, यानी नियमों कानूनों को समाहित किया हुआ वह दस्तावेज जिसके अनुसार देश का शासन और प्रशासन चलता है। आ रही मेरी बात समझ में? भैया आपका समझ में आ रही है? पीछे कल आप आए थे तो क्या पढ़ रहे हो? हाँ, पढ़ क्या रहे हो? नहीं पढ़, मतलब नोट्स आपने लिखे हुए हैं, कॉपी किए हुए, क्या कर रहे हो? अच्छा डेकोरेट थोड़ा इधर भी देख ली मेरे भाई, है ना। मेरे को लगा तुम अपने ही नोट्स पढ़ रहे हो, है ना। तो देखो 26 नवंबर 1949 ईस्वी ये वह दिन था जिस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से क्या हुआ था? लागू। अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि संविधान नियमों कानूनों को समाहित किया हुआ वह दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन और प्रशासन चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज पॉलिटी ऑफ द कंट्री रन्स, यानी राज व्यवस्था चलती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बताइए यदि इन नियमों और कानूनों को मुझे संविधान में सजाना है तो मुझे उनको कुछ नाम देना पड़ेगा। मैं उनको क्या नाम देता हूं? अनुच्छेद नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं बेटा? अनुच्छेद। यानी जो नियम और कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको मैंने क्या नाम दिया हुआ है? आर्टिकल्स। क्या नाम दिया हुआ है? आर्टिकल्स। और ऐसे कितने आर्टिकल्स, ऐसे कितने अनुच्छेद हैं संविधान में? याद रखना 395, 395। इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। कल मैंने आपको बताया था संविधान सभा में कितने सदस्य बैठे थे? 389। तो ऐसे याद रखना कि एक एक ने अपने अपने हिस्से का एक एक आर्टिकल बनाया, एक एक ने अपने अपने हिस्से का एक एक आर्टिकल बनाया, और एक ने अलग से क्या मार दिया? छक्का मार दिया। तो 389 + 6 कितना हो जाएगा? 395। समझ में आया कि नहीं आया? है ना।
किसने छक्का मारा? 9 दिसंबर 1946 को किसने छक्का मारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन छक्का मार के तुरंत क्या हो गए? आउट हो गए। इसलिए 9 के बाद जो 11 दिसंबर आता है उस दिन हम लोग परमानेंट चेयरमैन चुनते हैं, यानी स्थायी अध्यक्ष। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आया कि नहीं आया? और 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्ताव लेके आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर देखो, अब मैं यदि कह रहा हूं आंशिक रूप से लागू हुआ था या पार्टली इंप्लीमेंट हुआ था, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 395 अनुच्छेद में से कुछ नियम कानून, कुछ अनुच्छेद ऐसे रहे होंगे जो कब लागू हो गए? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सर ऐसे कितने अनुच्छेद थे जो लागू हुए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को? याद रखना बेटा, ऐसे 15 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद? कितने अनुच्छेद? 1 to लेकर के 395 तक जाता है। 1 to लेकर के 395 तक जाता है। उसमें कितने अनुच्छेद लागू हुए? 15। तो बाकी बचे हुए 300, देखो 395 में घटाओगे कितना? 15, तो कितना आ जाएगा बेटा? 380। तो 380 अनुच्छेद लागू हुए कब? 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान से सुनना। सिंपली तो यह कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन कितने अनुच्छेद लागू हुए? 380 आर्टिकल्स वर इंप्लीमेंटेड, 15 आर्टिकल्स वर इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1949। इसलिए कहते हैं पार्शियली कब इंप्लीमेंट हुआ? तो संविधान दिवस के दिन। और फुल्ली कब इंप्लीमेंट हुआ? तो क्या बोलोगे? गणतंत्र दिवस के दिन। क्या बोलोगे? गणतंत्र दिवस के दिन। समझ में आ गया नहीं? ठीक। अब देखो, हम लोग मेंस के स्तर पर पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोगों को चीजों को बढ़िया डिटेल से देखना है। ठीक है, तो देखिए 15 जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो 15 अनुच्छेद में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ध्यान से देखेंगे और उससे हमारी एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, और पूछेगा क्वेश्चन तो हम बता पाएंगे। ठीक, 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324। देखिए 5 से लेकर के 9 तक के जो अनुच्छेद हैं वो किसकी बात करते हैं? नागरिकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नागरिकता, सिटीजनशिप। 60 जो है, अनुच्छेद 60, वो राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। और 324 में है इलेक्शन कमीशन। एक एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, बस आपको लिखना है अभी 324। उसके बाद आएगा 366, 367, 379, 380। 5 से 9, फिर 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 388 और फिर 91, 92, 93, यानी 391, 392 और 393। देखिए कितने हो गए? गिनना बेटा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 5 से 9। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 60, देन आर्टिकल 324, देन आर्टिकल 366, 367। 2 सीक्वेंस में चलेंगे। देखो ऐसे याद करना है आपको, बहुत आसान है याद करने का तरीका। इसको अलग से बांट लो, ये हो गया। ठीक है, ये सिटीजनशिप वाला हो गया। ये किससे संबंधित हो गया? राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, मैंने बताया भी था, यदि गणतंत्र का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, कि हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? इलेक्ट होता है, यानी राज्य का अध्यक्ष क्या होता है बेटा? निर्वाचित होता है। तो वो निर्वाचित होगा तो क्या लेगा? शपथ लेगा। ये भारत में क्या कराएगा? चुनाव। किसकी बात कर रहा है? चुनाव आयोग। इतना यदि आपको याद हो गया, उसके बाद आपको जोड़ी बना के याद करना है 366 और 367। ठीक है, 379 और 380। फिर आपको याद करना है 388, फिर 91, 92 और 93। कितने अनुच्छेद लागू हुए बेटा? 15 अनुच्छेद। बाकी बचे हुए 380 अनुच्छेद कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ यहाँ पर सबको? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है यदि कि भाई आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो क्या बोलोगे? 26 नवंबर 1949। कौन कौन से ने कितने अनुच्छेद लागू हुए? 15। मेरे साथ बोलना, पहला 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 60, फिर 324, फिर 366, 367, फिर 379, 380, 388, 91, 92, 93। एक बार और बोलो, 5, 6, 7, 8, 9। कितना हो गया? 5। उसके बाद 60, उसके बाद 60, उसके बाद
324, 324, फिर 366, 367, 379, 380, 388, 91, 92, 93, 391, 392, 393। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रस्तावना है उसको हमने पूरा पढ़ा, और प्रस्तावना में हमने सबसे पहले देखा संविधान की शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है बेटा सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। फिर उसके हमने देखे क्या, नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। क्या क्या है नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी? एक आप बताएंगी, पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा सोशलिस्ट यानी समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, आप गणराज्य यानी रिपब्लिक। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो यहां पर एक सिंपल प्रश्न आता है आपके लिए, क्या कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान की प्रस्तावना कैसी दिखती थी? ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 द प्रीएम्बल यूज्ड टू लुक लाइक। तो सबसे पहले संपूर्ण, देखो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पकड़ करके हम चल रहे हैं। उस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ 15 अनुच्छेदों के साथ, और यहां पर देखो कि किस प्रकार से उसकी प्रस्तावना दिखाई देती है। हाउ द प्रीएम्बल लुक्स, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गण राज्य। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, ऐसे ही नहीं दिखाई देती थी। याद रखना इन दो चीजों को जो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये दो शब्द 26 नवंबर 1949, इवन 26 जनवरी 1950 को भी जुड़े हुए नहीं थे। यानी पहले आपकी प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के बारे में बात करती थी। ये कब जुड़े और क्यों जुड़े, इसके लिए हम लोग देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित केस। प्रस्तावना से संबंधित वाद, वाद यानी केस, केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल। अब मेरी एक बात समझना, इसके लिए आप एक बात समझिए। सबसे पहली बात कि प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा गया है? संविधान की मूल आत्मा। संविधान की मूल आत्मा, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल आत्मा कहा गया। अब देखिए जब भी प्रस्तावना के बारे में कुछ कहा जाएगा तो ऐसे तो बहुत सारे राइटर्स हो जिन्होंने कहा, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि प्रस्तावना के बारे में कि वो संविधान में उसका क्या महत्व है ये बताने का अधिकार किसका है। ऐसे तो आप भी कह सकते हो ये कुंजी नोट है, आप भी कह सकते हो ये अजय माला है ना, कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन यदि प्रस्तावना का संविधान में हमको क्या जानना है, महत्व जानना है, तो ये बताइए कि प्रस्तावना का संविधान में महत्व सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी बता सकती है, जिसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम है बेटा जिसका? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। हमारे यहाँ तीन चीज है, मैंने आपको बोला शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन के अलावा एक चीज और है, क्या? न्यायपालिका। शासन को बोलते हैं विधायिका, प्रशासन को बोलते हैं कार्यपालिका, और न्यायपालिका। शासन नीतियां बनाता है, कार्यपालिका उन नीतियों को क्या करती है? लागू करती है, इंप्लीमेंट्स। लेजिस्लेचर मेक्स द पॉलिसीज, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स देम, एंड द जुडिशरी सीज इफ द laws made and implemented are according to the constitution or not। यानी न्यायपालिका ये देखने का काम करती है कि क्या जो कानून बने हैं वो न्याय संगत है, संविधान संगत है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात कि वो संविधान संगत है या नहीं, या संविधान के अनुसार बने हैं या नहीं, ये देखने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसों में अपना निर्णय दिया है। सबसे पहला जो केस है उसका नाम है बेरूबारी केस। कौन सा केस बेटा? बेरूबारी केस। तो बेरूबारी केस आया था 1960 में। इसके पहले एक रघुनाथ मामला भी है, इसके पहले एक रघुनाथ मामला भी है, ठीक है। रघुनाथ मामले के बाद आता है जो महत्वपूर्ण केस, उसका नाम क्या है? बेरूबारी केस, ठीक है। अब यहां पर यह चुनाव करना था कि क्या प्रस्तावना
संविधान का भाग है या नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई किताब हम लोग खोलते हैं तो सामने जो दिखाई देती है प्रस्तावना या प्रीफेस, उसको हम लोग बुक का भाग मानते हैं क्या? नहीं मानते। उसको पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ प्रस्तावना जो है वो एक ऐसे पवित्र ग्रंथ की प्रस्तावना है जो उसके उद्देश्यों को बताती है। तो क्या सबसे पहली बात की ये सिर्फ नोबल आर्टिकल की तरह है जिसको पढ़ के मजा लेना है या देशभक्ति फील करनी की, या वाकई में संविधान का भाग है? तो बेरूवारी केस 1960 में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, किसके पास पावर है बेटा बोलने का? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन भी पूछता है कौन सा केस था जिसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? कौन सा केस? बेरूवारी केस। कौन सा केस? बेरूवारी। ठीक है। इसके बाद बेटा सेकंड केस आपका आता है गोलू मामा केस, यानी गोलकनाथ केस। कौन सा केस? गोलकनाथ केस। ये जो गोलकनाथ केस था आया था 1967 में, 1967 में। समझ में आ गया? गोलकनाथ केस या गोलू मामा केस। गोलू मामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलमोल जवाब दिया, बोले नहीं, ये संविधान की मूल आत्मा है। कौन से केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है? गोलकनाथ केस। कौन सा केस? गोलकनाथ केस। कब आया था? 1967। बोले जज साहब गोलमोल बात मत घुमाइए, ये बताइए प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं? बोले नहीं, प्रीएम्बल इज द प्योर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोले वो समझ गए, दो बार बोल दिया, तिवारा मत बोलना कि संविधान की मूल आत्मा है, आप ही का नाम लिखा जाएगा कि गोलकनाथ केस में ये डिसीजन दिया गया था। अब आप बताइए क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? बोले नहीं। बोले ऐसे क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? बोले नहीं, गोल गोल घुमाना जरूरी था क्योंकि दिल पे पत्थर रख के हमने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। देखो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसका डिस्कशन चल क्यों रहा है? क्योंकि यदि प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया तो फिर प्रस्तावना का वही महत्व हो जाएगा जो संविधान के बाकी भागों का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेकर के पार्ट 22 तक का जो महत्व है, 22 भाग हैं संविधान में। कितने भाग हैं? 22 भाग। 395 नियम और कानून, जिनको क्या बोला? अनुच्छेद, इनको सहूलियत के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ध्यान से सुनना कि गोलू मामा केस में कहा कि भैया भाग तो नहीं है लेकिन क्या है? मूल आत्मा है। तो क्वेश्चन आता है कि किस केस में कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा है क्या प्रस्तावना? क्या बोलोगे? गोलकनाथ केस। कौन सा केस? गोलकनाथ केस। ध्यान से सुनना। 1967 तक जो भी स्टेट पीएससी की परीक्षाएं होती थी या यूपीएससी की परीक्षाएं होती थी, उसमें जब भी क्वेश्चन आता था कि संविधान की मूल आत्मा किसे माना गया है, तो कौन से अनुच्छेद को लेते थे? अनुच्छेद 32 को। हम लोग मूल अधिकार में पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 को, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने माना है कि अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32, 395 अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 संविधान की क्या है? आत्मा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। लेकिन जब से गोलकनाथ केस आया तब से जब भी ये प्रश्न आता है जहां बी.आर. अम्बेडकर साहब का नाम नहीं लिखा है, सिंपली यदि आपसे पूछता है कि विच इज नोन एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गोलकनाथ केस बोलोगे। क्या बोलोगे? गोलकनाथ केस। समझ में आया कि नहीं आया? आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। गोलकनाथ केस में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। पहला बताओ कौन सा बेटा? पहला कौन सा केस कब आया था? 1960। क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का भाग। दूसरा गोलकनाथ। क्या कब आया था? 1967। क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का भाग लेकिन मूल आत्मा। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? 2 केस हो गए। कितने केस हो गए? 2। अब देखना क्वेश्चन आता है, पहला कौन सा केस था जिसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है? विच वॉज द फर्स्ट केस इन विच इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऐसा पहला केस है? याद रखना बेटा, नन अदर देन केशव चाचा केस, यानी पहला गोलू मामा, उसके बाद केशव चाचा केस यानी केशवानंद भारती केस। इसका नाम सब सुने होते हैं, बस नाम ही सुने होते हैं। ठीक है। केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में। कब आया था? 1973। इसमें ये पहला केस था, याद रखना, ये पहला केस था जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। समझ में आ गया? ये पहला केस था
जिसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। दिस वाज द फर्स्ट केस इन विच इट वाज टोल्ड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन आता है आपसे, है ना, कौन सा केस था जिसमें कहा गया, ठीक है। अब जैसे मैं जो आपको बता रहा हूं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको 2 नंबर में देखने को मिलेंगे और प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न दिखाई देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 केस हो गए। पहला कौन सा, बेरूबारी, क्या कहा, नहीं, डेट भी याद रखना है। दूसरा गोलू मामा केस, क्या कहा, नहीं है लेकिन मूल आत्मा है। और केशवानंद भारती केस कब आया, 1973। ये पहला केस था जिसमें क्या बोला गया, संविधान की मूल संविधान का भाग है क्या, प्रस्तावना। और यदि संविधान का भाग है प्रस्तावना, तो ये बताओ मेरे को कि संविधान क्या है, नियमों और कानूनों को समाहित किया हुआ दस्तावेज। समय के हिसाब से नियम और कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज यदि नियमों और कानूनों में परिवर्तन नहीं होता तो क्या आज आप महिलाएं यहां बैठ करके पढ़ रही होती, लड़कियां आज आप बैठ के पढ़ रही होती हैं। पहले लड़कियों को बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहले निचली जातियों को पढ़ने का अधिकार, सो कॉल्ड लोअर कास्ट को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नियम कानून में क्या हुए, परिवर्तन हुए, इसलिए आज हम स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक और गणतंत्र भारत में जी रहे हैं। हाँ या ना, है कि नहीं। और इसलिए जब भी संविधान में कुछ परिवर्तन करना होता है तो उसको हम कहते हैं संविधान का क्या बेटा, संशोधन। क्या बोलते हैं, संविधान का संशोधन। और यदि संशोधन करना है तो पहले तो यह बताना पड़ेगा कि क्या वो जिसमें संशोधन करना है वो भाग है भी या नहीं। तो याद रखना, प्रस्तावना संविधान का भाग है। कौन से केस में बोला, केशवानंद भारती केस 1973 में। और इसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि यदि इसका भाग है तो इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। 3 साल बाद, कितने साल बाद बेटा, 3 साल बाद, 73 के 3 साल बाद जब ये डिक्लेयर किया गया 1976 में। कब बेटा, 1976 में एक संविधान संशोधन। देखो अब यदि संविधान का संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है तो क्या आएगा, कोई एक्ट आएगा, कोई कानून आएगा। किसी कानून के द्वारा ही संविधान में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। और उस कानून को बोलते हैं संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा CAA, तो आप समझ जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी वाले भी ऐसे लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो किससे बेटा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 1976 से 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द। 2 तो आपको पता ही है, दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, पहला समाजवादी जोड़ा गया बेटा, सोशलिस्ट। दूसरा पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। और तीसरा जो एक वर्ड जोड़ा गया वो था अखंडता। क्या था बेटा, अखंडता। बंधुता नहीं, अखंडता। तो 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, secular, and the English word for अखंडता is integrity, were added। समझ में आ गया, ठीक है। तो 3 शब्दों को क्या किया गया, जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। केशवानंद भारती केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। इन द केशवानंद भारती केस इट वाज सेड दैट preamble is the part of the constitution, and by 3 years, 3 सालों के बाद क्या कहा गया कि 3 शब्द जोड़े जाएंगे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो जो चौथा केस आता है, कौन सा केस, चौथा केस। अब इसके बाद जो चौथा केस आएगा उसका नाम है बोम्मई केस। क्या लिखो, बोम्मई केस। यह आया 1994 में। इसमें भी प्रस्तावना की बात को रिपीट किया गया है ना। केशवानंद भारती केस की बात को रिपीट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद आता है LIC ऑफ इंडिया केस। कौन सा केस, LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें भी माना गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा केस, बोम्मई। बोम्मई उस समय कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बोम्मई
SR बोम्मई, ठीक है, बोम्मई केस 1994 में आया था, इसमें भी कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। और कौन सा केस, LIC ऑफ इंडिया केस, इसमें भी कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक, किसी भी किताब में आपको एक साथ ये ऐसा मिला के नहीं मिलेगा, इसलिए अपने नोट्स में बढ़िया से आपको ये चीज लिखनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहला बेरूबारी केस क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा गोलूमामा केस 1967, 6-7 साल बाद, कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तीसरा कौन सा केस, केशवानंद भारती केस, कब, 1973 में आया था, जिसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बाद कौन सा केस, बोम्मई केस, कौन सा केस, बोम्मई केस, कब आया था, 1994 में, क्या कहा गया है। और LIC ऑफ इंडिया केस कब आया था, 1995 में, क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? यहां से आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक, तो अब आपको पता चल गया कि 73 के 3 साल बाद, यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए अब एक 2 नंबर वाला प्रश्न लिखेंगे, एक 2 नंबर वाला प्रश्न लिखेंगे, 2 नंबर वाला। दो नंबर वाला प्रश्न कि 1976 में प्रस्तावना में 1976 में प्रस्तावना में क्या परिवर्तन हुआ था, है ना? 1976 में प्रस्तावना में क्या परिवर्तन हुआ था? What was the major change in the preamble? What was the major change in the preamble in 1976? In 1976 अभी लिखना शुरू नहीं करना है आपको, ठीक है? कितना समय मिलता है, मैंने कल आपको बताया था, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कितने शब्द लिखने हैं, 30 शब्द, और इसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है बेटा, 1 मिनट और 48 सेकंड का। कितने समय का, 1 मिनट और 48 सेकंड। बेटा आप लिखना क्यों शुरू कर दिए? तो मैंने बोला नहीं लिखना तो नहीं लिखना, काटो उसको। ठीक, ये मतलब ये सब आपको बताने की जरूरत पड़नी क्या, स्कूल में थोड़ी हो। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस 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 स्टॉप स्टॉप। आप देखोगे धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्पीड में सुधार होगा और आपको लगने लगेगा कि भाई मैं क्वेश्चन को लिख सकता हूं। भाई लिख सकते हैं तभी तो देता है, लिख सकते हैं तभी तो देता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं लिख सकते तो नहीं देता। मतलब नहीं लिख पाते, यदि इतना ही टफ होता लिखना तो वो नहीं देता इतना टाइम लिमिट में कि आपको 180 मिनट में 200 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं। हमको बस क्या करनी है, प्रैक्टिस, है ना? क्या करनी है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस घर में तो करेंगे करेंगे, यहाँ जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसको बहुत ध्यान से हम लोगों को देखना है। धीरे 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 हम लोग देखना कितने शानदार तरीके
से हर सब्जेक्ट में आपको इसका परिवर्तन पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग सारथी प्रोग्राम एक चलाया गया था हमारे द्वारा भी गांधी चौक में, जो सिर्फ और सिर्फ रणनीति पर बेस्ड था। तो उसमें बहुत सारे दूसरे कोचिंग के जो बच्चे थे वो आते थे, तो वो 1 महीने का हमारा कोर्स था, उसका ये निकल करके निचोड़ आया, तो उसमें हम लोग ये काम करवाते थे। तो ये हम अपने रेगुलर बैचेस में भी करवाएंगे। मैं बाकी फैकल्टीज को भी बिल्कुल कहूंगा कि ऐसा काम करवाना चाहिए, और कम से कम पॉलिटी में तो हम लोग ये काम करेंगे, और इसका बेनिफिट आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा। बेटा याद रखना, किसमें मिलेगा? हर सब्जेक्ट में। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो इसमें भी आप क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हो, बहुत जल्दी भी नहीं लिखना है कि आंसर की क्वालिटी खराब हो जाए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। राइटिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, एक काटा पीटी जो हुई है वो नहीं होती तो ज्यादा बेहतर था। संविधान की प्रस्तावना 42वां संविधान संशोधन करके सन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जोड़कर इसकी प्रकृति में परिवर्तन किया गया। क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, देखो इसकी प्रकृति में परिवर्तन किया गया, एक गलत स्टेटमेंट है, एकदम सरासर गलत स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है। कई बार प्रश्न आता है कि क्या हम लोग पहले समाजवादी नहीं थे क्या, कि क्या हम लोग पहले पंथनिरपेक्ष नहीं थे क्या? 1973 के थे, बस एक्सप्लिसिटली क्या किया गया, उसको जोड़ा गया, अलग से जोड़ा गया। समझ में आया? तो प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ बेटा। हाँ, ये आपने जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये 1973 केशवानंद भारती केस में स्पष्ट हो गया था, तो ये आप लिख सकते थे एक्स्ट्रा पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और इन्होंने ये बाद में लिखा है, लास्ट में लिखा है, ऐसा नहीं कि 1973, सीधा पहले क्वेश्चन पे आएंगे कि संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन करके सन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना का संविधान का भाग है, ये 1973 केशवानंद भारती केस में स्पष्ट हो गया था। ठीक है कि नहीं? तो प्रकृति में परिवर्तन नहीं लिखती तो क्वेश्चन आंसर अच्छा था। समझ में आया? ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों ने किसी ने ऐड किया है कि नहीं किया है? हाँ, आफ्टर द केस ऑफ केशवानंद भारती केस 1973, बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट said that preamble is the part of constitution, so after 3 years 42nd constitutional amendment 3 terms were added। इससे बढ़िया है कि आप सीधा पहले आंसर पे हैं कि write a 42nd constitutional amendment act, है ना, 1976, 3 words were added। फिर आखिरी में क्या लिखें? as it was clear from the केशवानंद भारती केस 1973 that preamble is a part of constitution and it can be amended। समझ में आ गया? ठीक, दिखाइए फटाफट दिखाइए। दे वर को आर भी लिखती तो गलत नहीं होता। ये तो ना इंग्लिश वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक नहीं कर रहे। ठीक, गोपालनाथ केस, गोपालनाथ 1973, दोनों को मिला दी तुम तो, केशवानंद भारती और गोलकनाथ को केशवानंद भारती और गोलकनाथ को मिला दी, गोपालनाथ 1973 कह रही हो। ये तो गलत है ना बेटा, इससे अच्छा मत लिखो, इससे अच्छा मत लिखो यदि याद नहीं आ रहा है। समझ में आया? ठीक, और लिखना भी है तो लास्ट में लिखना। ठीक है, देखो अब तीसरा शब्द छूट गया ना आपका ये लिखने के चक्कर में, इसलिए पहले जो पूछा गया है उसको लिखिए। तुम काटी कहाँ हो? तुमको मैंने काटने बोला था जी सर, आप टाइम को करके। हाँ, जब तुमको काटने बोला गया है तो तुमको पहले से क्यों दिया जाएगा बेटा? तुम पहले से एक लाइन लिख के बैठी हुई हो, जब तुमको काटने बोला फिर से लिखना था। तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं, याद रखना। आखिरी में आप लोग केशवानंद भारती केस जोड़ सकते थे इसमें, क्योंकि आपके पास टाइम भी था और स्पेस भी था। नहीं, इसमें नहीं लिखा था बेटा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, वो तो 1973 केस में कहा गया था। आप सीधा क्वेश्चन पे आइए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 3 शब्द जोड़े गए, और यदि आपको बताना है ये कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो फिर आप जिक्र करेंगे किसका? केशवानंद भारती केस का। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ भाई। फलस्वरूप केशवानंद भारतीवाद के फलस्वरूप प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना समाजवाद, पंथनिरपेक्ष। ये बहुत अच्छा आंसर है, मेरे को ये आंसर बहुत अच्छा लगा कि केशवानंद भारतीवाद। बस इसमें एक चीज और लिख देते बेटा, 73 तो और अच्छा हो जाता। केशवानंद भारतीवाद के फलस्वरूप प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, और 42वें और में औ होता है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता को शामिल किया गया। वेरी गुड, बढ़िया आपने लिखा है। देखो 30 शब्द भी हैं और बढ़िया अपनी बात भी कह दिए। तो ऐसे आपको लिखने का प्रयास करना है कि ये हमारा हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? सबको सीखना है एक दूसरे से। राइटिंग प्रैक्टिस कराने का महत्व तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपकी गलती क्या है, ये बताना है कि आप उसमें क्या। देखो बेटा, एक प्रशासनिक अधिकारी हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एक प्रशासनिक अधिकारी हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। कभी भी आपको कांग्रेस और बीजेपी का नाम अलग से नहीं लेना है जब तक पूछा नहीं गया है, नहीं तो फिर इस्तीफा देके क्या लड़ना पड़ेगा? चुनाव लड़ना पड़ेगा।
समझ रहे हो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? प्रशासनिक अधिकारी को हमेशा क्या रहना है? न्यूट्रल। आपको कांग्रेस सरकार में भी काम करना पड़ेगा, आपको बीजेपी सरकार में भी काम करना पड़ेगा। इसलिए एक्सप्लिसिटली जब तक पूछा नहीं गया है तब तक, और नहीं पूछा जाएगा ऐसे पार्टी का नाम, तब तक आपको किसी पार्टी का नाम नहीं लिखना है। ये कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन दिखाता है। क्लियर है कि नहीं? कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं, ठीक है, सीधा सीधा लिखो कि अब देखो आप संविधान की भाषा में लिख रहे हो, किसकी भाषा में लिख रहे हो? संविधान की। तो आप किसका प्रयोग करोगे? विधायिका का, क्योंकि नियम और कानून कौन बनाती है बेटा? विधायिका बनाती है। और विधायिका कौन है? विधायिका कौन है? नियम बनाने वाली कौन है? संसद। जहां हम लोग चुन के क्या भेजते हैं? अपने सांसद। समझ में आया कि नहीं आया? क्या भेजते हैं हम लोग? अपने सांसद। समझ में आ गया? राज्य की विधायिका क्या है? विधान मंडल। बाकी आपने सही लिखा है, इन सब जोड़े गए केशवानंद भारती के निर्णय के बाद। ठीक है, अब बताइए सर, 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन जिन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द को वर्णित किया गया। कटिंग से बचे, है ना? और जैसा मैंने बताया उनका आंसर वैसा और जोड़ सकते हैं। आप लोग को देख लिया मैंने, ठीक? क्लियर हुआ सबको? क्या सुधार करना है? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, पक्का क्लियर हुआ? अब देखो 2 नंबर से हम लोग, किसका पेन है ये? 2 नंबर से हम लोग, किसका पेन है? 2 नंबर से हम लोग अब जा रहे हैं किसकी ओर? 4 नंबर की ओर। किसकी ओर? 4 नंबर की ओर। ठीक है, तो आपको जितना भी याद है, मैं ऐसा चाहता हूं कि आपको यही चीजें क्या हो जाएं? याद हो जाएं, क्योंकि अब आपका आने वाला जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे पास पर्याप्त समय है। तो यही आपको चीजें याद भी हो जाएं तो आपके प्रीलिम्स में भी काम आए और किस में काम आएंगे? मेंस में तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। 5 केस बेटा ध्यान से सुनना, कॉपी पुस्तक बंद करके। कि सबसे पहला केस आया कौन सा? बेरूबारी केस। कौन सा केस? बेरूबारी। कब आया? 1960। दूसरा कौन सा आया? गोलू मामा केस, 97 साल बाद, 1967। तीसरा केस 6 साल बाद, 1973। 1967 के 6 साल बाद 1973 केशवानंद भारती केस। चौथा बम्बई केस। कौन सा केस? बम्बई केस। और कब आया था? 1994। और 5वां LIC ऑफ इंडिया केस। कौन सा? LIC ऑफ इंडिया केस। कौन सा? LIC ऑफ इंडिया केस। कब आया था? 1995, 1995। समझ में आ गया? पहले 2 केस में कहा गया नहीं है और बाकी 3 केस में कहा गया क्या है। समझ में आ गया? ठीक, तो 4 नंबर में लिखेंगे 60 शब्दों में। 4 नंबर में लिखेंगे 60 शब्दों में। और देखिए, यदि 2 मार्क्स के लिए, ध्यान से सुनना, यदि 2 मार्क्स के लिए आपको कितना समय मिल रहा है? 1 मिनट और 48 सेकंड। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको कितने शब्दों में लिखना है? 30 शब्दों में। तो यदि आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का, तो आपको कितने शब्दों में लिखना है बेटा? हाँ, 60 शब्दों में। ठीक है, और यदि 60 शब्दों में लिखना है तो उसका डबल टाइम मिलेगा, यानी 2 मिनट मिलेंगे। और 48 दूनी यदि आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 96 मिनट, यानी 1 मिनट और जोड़ लो इसमें। पहली बात तो 60 मिनट का मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, और फिर बचेंगे कितने? 36 सेकंड। तो 3 मिनट और 36 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। बढ़िया से आप लोग इसको आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 60 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छा आंसर लिखना है। अब हमारी राइटिंग स्पीड बढ़ रही धीरे धीरे, हमको अच्छा आंसर लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे, प्रस्तावना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न केसों की, विभिन्न वादों, केस को वाद कहते हैं ना, वाद, विभिन्न वादों की चर्चा करें, है ना? डिस्कस द केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल। प्रस्तावना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न वादों की चर्चा करें। वाद मतलब केस। ठीक है, डिस्कस द केसेस रिलेटेड टू डिफरेंट केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अब आपको कितना समय मिलेगा इसमें? 3 मिनट 36 कितना मिनट मिलेगा? 3 मिनट और 36 सेकंड का समय मिलेगा। बढ़िया से आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब।
2 मिनट हो चुके हैं। एक मिनट शेष। तीस सेकेंड। स्टॉप बस रोक दीजिए हो गया। अब आप देखिए कि आप कितने लोग का कंप्लीट नहीं हो पाया, हाथ उठाएंगे। आप लोग देखिए कि आप लोगों ने बहुत स्लो स्टार्ट किया था या सोचने में ज्यादा समय लगा दिया। क्यों मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? इतना मेरे पास समय था तो मैं क्यों इसको नहीं लिख पाया? लगता है बड़ा टाइम है, लेकिन वो क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को पहले से बढ़ा करके रखना है। ठीक, कितना छूट गया आपका भैया? अच्छा, 2 केस छूट गया, बस इतना लिख देते कि नहीं है। देखिए अब आपने शुरू क्या सुप्रीम कोर्ट पर समय समय पर प्रस्तावना को संशोधित करके वह संविधान का भाग है या नहीं, यह निर्णय दिया गया है। ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं, ये आपका समय बचाता और ये आप 4th और 5th में आप लिख पाते। समझ में आया? जो मेन बात है उस पे आना है। सीजीपीएससी का पैटर्न यूपीएससी की तरह नहीं है। जब हम लोग यूपीएससी में मेंस लिखा करते थे तो जब क्या होता था कि यहाँ पर एक प्रस्तावना बनाना पड़ता था, वहां पर एक भावना बनाना पड़ता था कि शुरुआत ऐसी करो कि थोड़ी प्रभावी हो। यहां पर प्रभावी शुरुआत करने का समय ही नहीं। यहां पर आपको सीधा सीजीपीएससी के पैटर्न में किस पे आना है? सीधा पॉइंट पे आना है। जैसे इन्होंने जो लिखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको जानने के लिए कुछ 5 वाद हुए, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे वाद हुए हैं। हम लोगों ने उन वादों को लिखा है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि 4 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछता है तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पर 5 ही वाद हुए ऐसा नहीं है। रघुनाथ मामला भी था और बहुत सारे मामले थे, होते ही जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस पर समय समय पर प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। इसके संबंध में बेरूबाड़ीवाद प्रस्तावना नहीं है, गोलकनाथ कहा गया आत्मा है, संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट किया गया। देखो आपका भी छूट गया, कौन सा? बोम्मई केस में नहीं लिख पाया, है ना? बोम्मई केस में नहीं लिख पाए। ठीक, तो LIC में आपने ज्यादा लिख दिया जितनी आवश्यकता नहीं थी। सीधा सीधा देखो इन्होंने कितना बढ़िया लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू द प्रीएम्बल एंड देयर कंक्लूजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला बेरूबारी केस 19 इन द सुप्रीम कोर्ट सेड प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा गोलकनाथ केस 1967 इन द सुप्रीम कोर्ट सेड प्रीएम्बल इज नोबल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट द पार्ट। केशवानंद भारती केस, केशवानंदन नहीं बेटा, केशवानंद है ना, नंदन एक तो इतना बड़ा नाम है और नंदन लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगा। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोम्मई केस इन दिस केस also it is affirmed that by supreme court that preamble is a part of constitution. LIC of India case here also it is affirmed. यदि इसको आखिरी वाला आपका बच गया, बाकी ठीक लिखा है आपने। ठीक है, बढ़िया लिखा है। आप दिखाइए सर, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस विषय पर समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया, जिसमें निम्नलिखित वाद निर्णय सामने है। बेरूबारी केस, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में इसको स्वीकार किया, ये भी ठीक है, पर 2 आपके केस छूट गए। ठीक, पहला बेरूबारी केस सुप्रीम कोर्ट सेड प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसमें वर्ड लिमिट चेक की है अपना? सर 2 एक्स्ट्रा हुआ LIC वाला, बस 2 ही वर्ड एक्स्ट्रा हुआ है, 2 लाइन का 2 लाइन एक्स्ट्रा हुआ है, तो वही चीज को देखना है बेटा। सुप्रीम कोर्ट सेड प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस,
ये नहीं जोड़ने की जरूरत थी, ये बिल्कुल हाँ जोड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये केस से रिलेटेड नहीं है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप नहीं जोड़ती तो आपका बढ़िया वर्ड लिमिट के अंदर हो जाता। SUPREME ठीक है। ये भी देखो बहुत अच्छा तरीका होता है, यदि आप अपना टाइम बचाना चाहें तो आप यहां पर क्या लिखे, केस। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक तरफ क्या लिखा आपने, केस, और एक तरफ क्या लिखा, रिजल्ट। बेरूबारी केस नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गोलकनाथ केस गोपालनाथ लिख दी बेटा, फिर गोपालनाथ लिख रही हो, कितने बार गोपालनाथ लिखोगी, और 1960 लिख दी हो, 1967 लिखो, है गोपाल कौन है, मतलब कोई मतलब होंगे पहचान के। नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोमई केस, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन LIC ऑफ इंडिया केस, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़िया है कि नहीं, अच्छा लिखा इन्होंने। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आपको नंबर मिलेगी समानो, इसमें आपका छूटेगा भी नहीं, प्लस कम शब्दों में आप अच्छी बात कर पाएंगे। जैसे आपको हड़बड़ी हुई, आपको हड़बड़ी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिए कि 3 मिनट 36 सेकंड में न सिर्फ मेरे को लिखना है बल्कि अगले 4 नंबर वाले में जाना है। आ रही मेरी बात समझ में, तो मेरा हाथ जाम मत हो जाए और मैं लिखते रहूं, उसके लिए अच्छा इन्होंने प्रयास किया हुआ। ठीक, ये किसका है भाई? ठीक है, तो ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक लिखा है आपने, ठीक ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे जैसा इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, ठीक है। 2 केस छूट गया। तुम इसका बढ़िया है, ऐसा गलत मत समझना कि बेइज्जती कर रहा हूं, ऐसा मत समझना, है ना, सीरियसली लेना। ठीक ये देखो इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है केस, बोले ये एग्जामिनर खुद भर लेगा, उसके जो मन में आएगा राइट और रॉन्ग। ठीक है, लिखने का तरीका अच्छा है आपका, पर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब 1 मिनट की चीज आप 3 मिनट 36 सेकंड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप याद कर करके लिख रहे होंगे, है ना, तो अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाइए। राइटिंग अच्छी है आपकी, राइटिंग स्पीड बढ़ाइए। ठीक, और आपने जो लिखने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, बस यहां पर यदि आप लिख देते केस और यहां के लिख देते निर्णय, है ना, भाग है भाग नहीं है, भाग है भाग नहीं, इतना ही बस लिखना था। ठीक है, आपने कैसा लिखा सर? तो कोशिश करिए जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे लिखूं, इस प्रकार से पॉइंट में लिखने का प्रयास करूं। देखिए इस प्रकार से पॉइंट में लिखने का प्रयास करें। इससे भी अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था जहां आपको बार बार ये शब्द यूज नहीं करना पड़ेगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, एक बार ऊपर में लिख दिया, या लिख दिया क्या, निर्णय, तो भाग है भाग नहीं है, भाग है भाग नहीं है, बार बार लिखने से आप बचेंगे। ठीक है, क्लियर कि नहीं? इस प्रकार से फिर ऐसी वाली गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि आप लोग केस कम से कम याद रख पा रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको लंबे समय तक ये चीजें याद रहेंगी। क्लियर हुआ? ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं जो प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये बताना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी इंटरप्रिटेशन करना है। क्या करना है बेटा? इंटरप्रिटेशन करना है। क्या करना है? इंटरप्रिटेशन करना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वचन। निर्वाचन नहीं, क्या करना? निर्वचन। आसान भाषा में परिभाषित करना। कोई भी चीज यदि संविधान में परिभाषित करनी है तो उसका पावर किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। तो संविधान के निर्वचन का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। और इसी अधिकार के तहत वो निर्वचन कर रही है कि भाग है या नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? जिसके तहत हमने कितने केस पढ़े? 5 केस पढ़े। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो संविधान के निर्वचन का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। संविधान के निर्वचन का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। और यदि संविधान के निर्वचन का अधिकार, द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट, यदि ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है तो याद रखना इसी अधिकार के तहत उसने प्रस्तावना को क्या माना है? संविधान का भाग। अब एक चीज कि जहां भी आवश्यकता हो या आवश्यकता अनुसार संविधान के निर्वचन में in the interpretation of the constitution, आवश्यकता अनुसार, है ना, according to need, in the interpretation of the constitution, संविधान के निर्वचन में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना
का उपयोग कर सकता है। यानी पहले तो उसने संविधान के निर्वचन में यह बताया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग, और यदि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो दूसरे भागों के लिए भी उसको वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। एग्जांपल देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आवश्यकता अनुसार, अकॉर्डिंग टू नीड, फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द प्रीएम्बल, द सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द प्रीएम्बल, ठीक है। अब देखो एक बात उठी कि सरकारी क्षेत्रों में तो ठीक है, दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक क्या होता है सरकारी और एक क्या होता है बेटा निजी। अरे गवर्नमेंट और प्राइवेट जी, ठीक है, दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। गवर्नमेंट जो क्षेत्र है वहां पर कोई भेदभाव नहीं। तुम्हारा नाम क्या है, फर्स्ट नेम मुस्कान, और आपका क्या है वीरेंद्र। मुस्कान और वीरेंद्र यदि नायब तहसीलदार बनते हैं, अच्छा और अच्छा बनना है, यदि क्या बनते हैं नायब तहसीलदार, तो क्या मुस्कान को इसलिए सैलरी कम मिलेगी क्योंकि वो एक महिला है या वो एक लड़की है? ऐसा होगा क्या? सैलरी किसकी होगी, नायब तहसीलदार की। किसकी सैलरी होगी, नायब तहसीलदार की, न कि इसके नाम की या इसके लिंग की। समझ में आया कि नहीं आया? समान कार्य के लिए समान वेतन सरकारी क्षेत्र में हमको दिखाई देता है, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। आप सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, एक बिल्डिंग बन रही है, वहां जाकर के पूछना रेजा और कुली काम कर रहे होंगे। कौन? रेजा और कुली। जानते हो जो छोटे मजदूर होते हैं उनको रेजा और कुली कहते हैं। तो जो रेजा होगी वो उससे ज्यादा काम कर रही होगी, किससे? कुली से। लेकिन देखना उससे पूछोगे तो बेटा बोलोगे दाई या दीदी तो रोजी कद का है, तो वो बोलेगी कितना, 250। और कुली से पूछोगे तो क्या बोलेगा, 300। ये 50 रुपए का डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये सरकारी क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड क्षेत्र नहीं है। तो बोले कम से कम भले वो निजी क्षेत्र हो, लेकिन यदि वो सरकार के द्वारा क्या है, पंजीकृत है। अब देखो ये जो रेजा और कुली जो खड़े रहते हैं, बृहस्पति बाजार की तरफ जाओगे सुबह तो आपको मिल जाएंगे, वहां खड़े हुए 10-11 बजे आपको मिल जाएंगे। आपको जितने से दिवाली की सफाई करवानी है आपको, ठीक है, 2-3 लोग आपको उठा लो वहां से, उन्हीं से रोजी में बात कर लो, आपके करके क्या कर देंगे, सफाई कर देंगे। वहां रोजी मजदूर खड़े रहते हैं। कौन खड़े रहते हैं? रोजी मजदूर। और रोजी मजदूर सरकार के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होते हैं, इसलिए वहां समान कार्य के लिए समान वेतन को लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कम से कम भले जो निजी क्षेत्र है, लेकिन क्या है, पंजीकृत। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, दिस इज प्राइवेट सेक्टर इन व्हिच वी आर वर्किंग, बट दिस इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारे कोचिंग का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है कि इतना समय हो चुका, 4 ब्रांचेस हमारी छत्तीसगढ़ में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो पंजीकृत क्षेत्र है वहां ये एश्योर किया जाता है कि समान कार्य के लिए क्या होगा, समान वेतन होगा। और जो पंजीकृत क्षेत्र है, भले सरकारी क्षेत्र में तो होगा ही होगा, जो सरकार के द्वारा पंजीकृत क्षेत्र है, रजिस्टर्ड सेक्टर बाय द गवर्नमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इकोनॉमी में आप पढ़ोगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये ठेले वाले, गुमटी वाले है ना, जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन यदि संगठित क्षेत्र की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, संगठित क्षेत्र की मैं बात करूं, तो संगठित क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि संगठित क्षेत्र में भले वो निजी क्षेत्र है, लेकिन सरकार के द्वारा क्या होता है, पंजीकृत होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और यदि पंजीकृत है, मान लो एक फैक्ट्री है, क्या बेटा, एक फैक्ट्री, और वो सरकार के द्वारा क्या है, पंजीकृत है, और महिला और पुरुष क्या कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। और कंपनीज एक्ट लग रहा है, वहां पर क्या लागू हो रहा है, कंपनीज एक्ट। एक एक्ट होता है कंपनीज एक्ट जो लागू होता है पंजीकृत क्षेत्रों में। वहां पर यदि मालिक महिला के साथ भेदभाव करता है सैलरी देने में, तो महिला सीधे कहां जा सकती है, कोर्ट जा सकती है। कहां जा सकती है, कोर्ट जा सकती है। इसका कारण क्या है बेटा, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी संगठित क्षेत्र के अंदर समान कार्य के लिए, किसके लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसको, ये मूल अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको मूल अधिकार बनाया। क्या बनाया, मूल अधिकार। मूल अधिकार मतलब वे अधिकार जिसको सरकार स्वयं कानून बना के भी छीन नहीं सकती। तो समान कार्य के लिए समान वेतन को क्या बनाया गया, मूल अधिकार बनाया गया। और इसके लिए 2 आर्टिकल की मदद ली गई। किसकी किसकी? पहला है 395 अनुच्छेद है बेटा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16।
आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। लेकिन यहां पर खाली स्थान बन रहा था। क्या बन रहा था? खाली स्थान। मतलब कुछ और आता तो ये तीन मिलके क्या बना देते? समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार बना देते। तो मैंने कहा जहां भी संविधान के निर्वचन में आवश्यकता पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट किसको यूज कर सकता है? प्रस्तावना को। किसको यूज कर सकता है? प्रस्तावना को। और इस खाली स्थान को जो सुप्रीम कोर्ट था उसने प्रस्तावना से भरा, और प्रस्तावना के कौन से शब्द से? प्रस्तावना का जो शब्द था उसका नाम है समाजवाद। बिकॉज द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द सोसाइटी। और यदि समाज के लिए काम करना है तो समाज में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और यही कहता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, कानून के समक्ष समानता हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकारों में, और कानूनों का समान संरक्षण। और सरकारी नौकरी में किसकी समानता? अवसर की समानता। तो सरकारी नौकरी के समान ही कौन सा क्षेत्र होना चाहिए? पंजीकृत क्षेत्र होना चाहिए, रजिस्टर्ड क्षेत्र होना चाहिए। और इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और समाजवाद को मिलाकर क्या बना दिया गया? मूल अधिकार। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आता है? समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना के समाजवाद से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब कोई। तो क्या बोलोगे? इनमें से सब सही। 14 प्लस 16 प्लस समाजवाद को मिलाकर के समान कार्य के लिए समान वेतन को क्या बनाया गया? मूल अधिकार। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ये बताने के लिए कि आवश्यकता अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नीड। तो लिख लेना इसको, आवश्यकता अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नीड, है ना। संविधान के निर्वचन में, इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना का उपयोग कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना का उपयोग कर सकती है, ठीक है। इन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट कैन use the preamble and the interpretation of the constitution. According to the need, the Supreme Court can use the preamble in the interpretation of the constitution. जी बेटा बोलिए। संविधान के निर्वचन, संविधान का निर्वचन का मतलब है संविधान को परिभाषित करना। जैसे संविधान का निर्वचन मतलब संविधान में कोई भी चीज होगी, नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी? या तो होगी या तो नहीं होगी। होगी तो कैसे होगी? एग्जाम्पल, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? प्रस्तावना होगी या नहीं होगी? और होगी तो कैसी होगी? ये बताने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। निर्वचन का सीधा सीधा आप सिंपल मतलब लिख सकते हो, क्या करना? संविधान को परिभाषित करना। अपने समझने के लिए लिख सकते हो, टू डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? टू डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? संविधान का निर्वचन बड़ा टफ शब्द लगता है, बड़ा आसान। संविधान के निर्वचन में, निर्वाचन नहीं बोल रहा हूं, निर्वचन। इंटरप्रिटेशन, टू इंटरप्रेट। मैं नहीं कर सकता इंटरप्रेट, आप नहीं कर सकते इंटरप्रेट। हम लोग पढ़ सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? इंटरप्रेट किया है। समझ में आ गया? हाँ बोलिए। व्याख्या करना भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। आप व्याख्या करना भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन करना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, उसकी व्याख्या कर दी। समझ में आ गया? तो परिभाषित करना लिख लो, या क्या लिख लो? व्याख्या करना लिख लो, ठीक है। मैं निर्वचन शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके खासकर प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में आप संविधान में देखोगे तो क्लिष्ट शब्दों का यूज करता है। तो हमको आसान शब्द अपने समझने के लिए समझना है, लेकिन हमको टफ शब्दों को भी जानना है, क्योंकि कई बार शब्दों के कारण, कॉन्सेप्ट जानते हुए बच्चे आंसर क्वेश्चन गलत बना के आते हैं। संविधान में ऐसा भी समझ में आया कि नहीं? खाली शब्द के कारण, कि वो शब्द का मतलब नहीं पता। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब जैसे एक और शब्द आता है, एक और प्रश्न आता है कि क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? अब क्या मतलब इसका? इज द preamble justiciable?
वाद योग्य, ये जैसे मेरा मूल अधिकार छीन गया तो मैं कहां जा सकता हूं? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। कि तुम मान लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हो या तुम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हो पंजीकृत क्षेत्र में, तो तुमको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल पाया, तो तुम सीधा कहां जा सकती हो? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या है? मूल अधिकार, और इसके लिए तुम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद कर सकती हो। लेकिन प्रस्तावना को लेकर के तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे सामाजिक न्याय नहीं मिला, मुझे आर्थिक न्याय नहीं मिला, मुझे राजनीतिक न्याय नहीं मिला। आपको अवसर की समानता मिली, लेकिन आपको आर्थिक न्याय दिलाने का मतलब यह नहीं है कि बैठ करके आपको सभी को समान वेतन दिया जाए, चाहे आप कार्य करें चाहे ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? क्या उसको आप लेकर के जा सकते हो कि भाई प्रस्तावना वाद योग्य है का मतलब यह है कि क्या सरकार ने यदि उसका पालन नहीं किया तो क्या आप उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो संविधान में वाद योग्य है, उसका नाम क्या है? मूल अधिकार। एक ट्रिक याद रखना, पूरे संविधान में एक ही चीज है जो वाद योग्य है, वो क्या है? मूल अधिकार, जिसको लेकर के आप जा सकते हो कि इसका हनन हुआ है और तुरंत उसका इलाज करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, यानी मैं और आप लेकर के प्रस्तावना को नहीं जा सकते। कहां? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट स्वयं चाहे तो उसका क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। किसमें? संविधान के निर्वचन में। समझ में आ गया क्या? सुप्रीम कोर्ट स्वयं चाहे तो उपयोग कर सकता है, आप और मैं नहीं ले जा सकते उसको। कहां? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसलिए यदि प्रश्न आता है कि क्या प्रस्तावना वाद योग्य है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना वाद योग्य नहीं। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, इसको एक शब्द और यूज करता है, क्या? कि क्या प्रस्तावना वाद योग्य की जगह लिखता है क्या? प्रस्तावना प्रवर्तनीय है। दोनों शब्द आपको जानना है। इज द प्रीएम्बल एनफोर्सेबल? बेटा, एनफोर्सेबल। कैन यू इन्फोर्स इट इन द सुप्रीम कोर्ट? नो, यू कैन नॉट इन्फोर्स इट। You do not have the right to enforce it. You just have the right to enforce your fundamental rights. समझ में आया कि नहीं आया? आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर सकते हैं। आपका अधिकार क्या है? मूल अधिकार। आप पूरे संविधान के लिए लड़ाई नहीं कर सकते जाकर के कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। यदि इसको वाद योग्य बना देंगे तो कल ऐरा गहरा नथु खैरा कोई पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये हम भारत के लोग शामिल नहीं किया, बुलाए नहीं, सामाजिक न्याय भेदभाव हो रहा है, आर्थिक न्याय, हम कुछ काम नहीं करना चाहते, हमको आर्थिक न्याय चाहिए, बेरोजगारी भत्ता 10,000 किया जाए ताकि हम 6-7 साल पीएचडी की तैयारी करते रहे आराम से। कितने लोगों को 2,500 रुपए मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता? हाँ, बहुत अमीर लोग हैं तुम लोग। हाँ, अप्लाई नहीं किए? अच्छा, कितने लोग अप्लाई करने की कोशिश किए थे? आप लोग अप्लाई करने के लिए, अच्छी बात है। नहीं मिला कोई बात नहीं बेटा, है ना? अब सीधा रोजगार ले लो। क्या ले लो? रोजगार। ठीक है, कि क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या वाद योग्य है? इज द प्रीएम्बल जस्टिसेबल और एनफोर्सेबल? तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं है। कई बार इसको वाद योग्य को न्याय योग्य भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? न्याय योग्य। तो अब एक बार जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, भले ही आप संविधान का निर्वचन शब्द आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अब आपको इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि सर ने बताया था निर्वचन करना मतलब डिफाइन करना या उसकी क्या करना? व्याख्या। उसका एग्जांपल भी सर ने दिया था कि जैसे प्रस्तावना की क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं कि संविधान का भाग है या नहीं। ये काम कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। हम लोग ये काम नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं बता सकते कि प्रस्तावना वाद योग्य है या मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। न चीज इस चीज को हम लोग लेकर के कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सर ने बताया था क्योंकि हम लोग नहीं लेके जा सकते इसलिए प्रस्तावना क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। समझ में आया क्या? हम लोग वाद विवाद नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ अपने अधिकार के बारे में वाद विवाद कर सकते हैं। इसलिए पूरे संविधान में सिर्फ एक ही चीज वाद योग्य है, न्यायोचित है या प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है या जस्टिसिएबल है। क्या नाम है उसका? फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और किसी भी चीज को हम लोग लेकर के नहीं जा सकते। ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस की संख्या है, और ज्यादा संख्या क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो याद रखना, प्रस्तावना वाद योग्य, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, यानी इसको लेकर के हम वाद विवाद नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाँ, आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट स्वयं प्रस्तावना को उपयोग कर सकता है। किसमें? संविधान के निर्वचन में, संविधान को परिभाषित करने में, संविधान की व्याख्या करने में। व्याख्या करने का मतलब क्या है? कि क्या
आएगा क्या शामिल होगा, और दूसरा क्या शामिल नहीं होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, शामिल होगा तो दो बातें होंगी। शामिल होगा तो दो बातें होंगी। यहां देखो संविधान के निर्वाचन में दो बातें हैं। क्या दो बातें? पहला, या तो शामिल होगा या तो नहीं होगा। नहीं होगा तो ठीक है, शामिल होगा तो फिर दो बातें होंगी। क्या वाद योग्य है? क्या वाद योग्य नहीं है? तो वाद योग्य नहीं है तो कोई बात नहीं, वाद योग्य होगा तो फिर कोई दो बात नहीं होगी, क्योंकि पूरे संविधान में एक ही चीज वाद योग्य है, क्या? मूल अधिकार। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? समझ में आया? निर्वचन करने का मतलब क्या होता है? परिभाषित करना, यानी व्याख्या करना, यानी संविधान में क्या चीज शामिल होगी, क्या नहीं होगी। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो दो बातें होंगी। तो प्रस्तावना को जब शामिल किया सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा भले ही प्रस्तावना संविधान का भाग है और आवश्यकता अनुसार संविधान के निर्वचन में दोबारा हम उसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो वाद योग्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्लियर हुआ सबको? हाँ, 1973 में जब भाग बना वो उसके बाद तो वाद हुआ क्या? प्रस्तावना नहीं, वो वाद नहीं है ना। वो वाद कैसे है? वो वाद योग्य कहने का मतलब हम और आप ले जा सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में? नहीं ले जा सकते। वाद योग्य का मतलब यह है कि हम और आप उस पर वाद विवाद कर सकते हैं क्या? कि एक आम आदमी लेकर के जा सकता है कि आम आदमी अपने मूल अधिकारों के लिए कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। ये जो हो रहा है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको क्या कहते हैं? वही तो समझा रहा हूं। इसको कहते हैं क्या? संविधान का निर्वचन। और ये आपका और मेरा मामला नहीं है। संविधान के निर्वचन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। और हाँ, आवश्यकता अनुसार संविधान के निर्वचन में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना का उपयोग कर सकता है। दो अलग अलग चीजें हैं, एक संविधान का निर्वचन, ये किसका अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा वाद योग्य, जस्टिसिएबल, इन्फोर्सेबल, ये किसका अधिकार है? नागरिकों का। नागरिकों को सिर्फ एक ही चीज में अधिकार मिला हुआ है, वो कौन सा है? फंडामेंटल राइट। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी संविधान में क्या कर सकता है? निर्वचन कर सकता है। और जहां भी जरूरत पड़े तो उस खाली स्थान को किससे भर सकता है? प्रस्तावना की भावना से। प्रस्तावना की भावना से। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहां पर किससे भरा? 14 + 16 + समाजवाद। एक मतलब और भी है इसका वाद योग्य नहीं होने का, कि प्रस्तावना का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। फिर जैसे हम लोग को पढ़ने में देशभक्ति की तरह लगता है वैसे ही लगेगा, लेकिन जब वो संविधान के अलग अब दूसरे भागों से जुड़ जाती है तब उसका महत्व बढ़ जाता है। प्रीएम्बल हैज नो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस बट इट हैज द, ध्यान से सुनना, पूरा स्टेटमेंट सुनना तब कोई निर्णय लेना। इन प्रीएम्बल हैज नो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के निर्वचन में अलग से प्रस्तावना को कोई महत्व नहीं है, कि खाली प्रस्तावना के समाजवाद को लेकर के मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। समाजवाद के साथ मेरे को किसको जोड़ना पड़ेगा? भाग 4 को, जिसमें क्या दिया हुआ है? डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और तब मैं कहूंगा कि भाग 4 में डीपीएसपी है, इसलिए मैं ये योजना बना रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इसमें डीपीएस में लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, तो जो ग्राम पंचायतों का गठन किया गया वो समाजवाद के कारण नहीं किया गया। किसके कारण किया गया? डीपीएसपी। और कह सकते हैं कि डीपीएसपी में इसलिए हम लोग बना रहे हैं क्योंकि प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? समाजवाद, यानी उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं कहूं कि हम लोग पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। कौन सा राष्ट्र है? पंथ निरपेक्ष। लेकिन जब तक मैं मूल अधिकार में प्रदान नहीं करता कि धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का क्या किया जाएगा? भेदभाव को रोका जाएगा, प्रतिषेध किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाति के आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। भेदभाव, हाँ कह रही हो। धर्म के आधार पर भेदभाव होना चाहिए? नहीं। जाति के आधार पर भेदभाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये किस में लिखा हुआ है? मूल अधिकार में लिखा हुआ है। प्रस्तावना में सिर्फ उसकी भावना दी हुई है, क्या? पंथ निरपेक्ष। सिर्फ प्रस्तावना में अलग से लिखा होता तो उसको अलग से लेके जा नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट संविधान के निर्वचन में किसका उपयोग कर सकता है? प्रस्तावना का। लेकिन प्रस्तावना का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। किसमें? संविधान के निर्वचन। तो लिख लेना, प्रस्तावना, ये लिख लिया, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं या प्रवर्तनीय नहीं।
ठीक है, जहां भी वाद योग्य आएगा तो अपने आप को इमेजिन कर लेना कि वाद योग्य पावर किसका है, मेरा है, कि क्या मैं इसमें वाद विवाद कर सकता हूं। और जहां भी निर्वचन आएगा संविधान का, वहां समझ जाना किसका पावर है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो लिख लो प्रस्तावना। पहला क्या लिख लिया, ये लिख लिया, अरे ये लिखा कि नहीं, ये लिखा, उसका एग्जांपल लिखे कि नहीं, 14 + 16 + समाजवाद, ये एग्जांपल लिखना जरूरी है। ठीक है, इससे मेंस में भी आप एग्जांपल दे सकते हो, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 14 + 16 + समाजवाद। ठीक है, ठीक, फिर क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? हाँ, क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल या नॉन इन्फोर्सेबल। ठीक है, मेंस में आया था 4 नंबर या 2 नंबर, तो उसको कैसे मतलब? हाँ चलिए बढ़िया है, लिख लीजिए प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? इज द प्रीएम्बल जस्टिसेबल? लिखिए, इज द प्रीएम्बल जस्टिसेबल? क्या प्रस्तावना वाद योग्य है या प्रवर्तनीय है? लिखना, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रीएम्बल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये नोट्स ही है, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रीएम्बल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट या constituent part of the constitution. Preamble is an important part of the constitution. प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट संविधान के निर्वचन में इसका उपयोग कर सकता है। That means the Supreme Court can use the preamble in the interpretation of the Constitution. किंतु but कोई नागरिक प्रस्तावना को लेकर but a citizen cannot move to the court. किंतु कोई नागरिक प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की तरह नहीं जा सकता। किंतु कोई नागरिक प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की तरह नहीं जा सकता। बट क्या लिखा? मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रीएम्बल, like the fundamental rights. ठीक है, अतः प्रस्तावना वाद योग्य नहीं, and that means that the preamble is non-justiciable. Clear है? ठीक, the preamble is non-justiciable. समझ में आ गया? ठीक है, एग्जैक्ट हुआ ना? ठीक हो, बढ़िया, एग्जैक्ट हो गया। चलिए अब देखिए कि प्रस्तावना संबंधित हमने सारी चीजें समझ ली। प्रस्तावना संबंधित हमने सारे चीजों को समझने के बाद प्रस्तावना संबंधित क्या देखे? केस देखे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि
यहाँ आवश्यकता अनुसार संविधान के निर्वचन में सुप्रीम कोर्ट उसको उपयोग कर सकता है, समान कार्य के लिए समान वेतन क्या वाद योग्य है। अब देखिए कि 2021 मेंस में एक प्रश्न आया था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा संविधान और लोक प्रशासन है वो कौन से पेपर में बेटा, पेपर 3, और पेपर 3 के कौन से भाग में, भाग 2। भाग 2 हमेशा देखना आप, चाहे पेपर 3 से लेकर पेपर 7। और देखो पेपर 1 किसका है, लैंग्वेज का, पेपर 2 किसका है, निबंध का, पेपर 3 से आपका शुरू होता है जीएस, इसलिए इसको जीएस पेपर 1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएस पेपर 1। तो जीएस पेपर 1 में आपका क्या है, भाग 2 में संविधान और लोक प्रशासन यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पॉलिटी से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ जो संविधान और लोक प्रशासन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्योंकि भाग 2 में दिया गया है, तो पूरे पेपर 3 से लेकर के आप देखो, पेपर 3 को क्या बोलते हैं, जीएस पेपर 1, पेपर 4 को क्या बोलते हैं, जीएस पेपर 2, पेपर 5 को क्या बोलते हैं, जीएस पेपर 3, पेपर 6 को क्या बोलते हैं, जीएस पेपर 4, और पेपर 7 को क्या बोलते हैं, जीएस पेपर 5। तो आप जो समाज शास्त्र पढ़ते हो, आप जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हो, कौन से पेपर में आपका, जीएस पेपर 4 में। समझ में आ गया। अभी हम लोग कौन से पेपर की बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 या पेपर 3। पेपर 3 में कौन सा भाग, भाग 2। हर पेपर में यहां से लेकर के यहां तक 3 भाग मिलेंगे आपको, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहां तो पेपर 1 में क्या है, हिंदी कितने नंबर का है जी, 100 नंबर का, अंग्रेजी कितने नंबर का है, 50, और छत्तीसगढ़ी कितने नंबर का है, 50। पहले संस्कृत आता था तो 50-50 का था, संस्कृत 50, हिंदी 50, ठीक है, संस्कृत हट गया तो अब हिंदी 100, इंग्लिश 50 और छत्तीसगढ़ 50। हमारे बारला सर संस्कृत बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, ठीक है, संस्कृत पढ़ाते, संस्कृत और हिंदी उनका मेन सब्जेक्ट संस्कृत था उनका, ठीक है। पार्ट 2 में 4 आपके निबंध आते हैं, कितने कितने नंबर के, 50 नंबर के। छत्तीसगढ़ से संबंधित 2 निबंध, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में पेपर दे रहे हो, और एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। समझ में आया कि नहीं, एक राष्ट्रीय, एक अंतरराष्ट्रीय, और 2 छत्तीसगढ़ से संबंधित। अब यहां पर कोई भाग वाला सिस्टम नहीं है। भाग वाला सिस्टम कहां से शुरू होता है आपका, जीएस पेपर 1 से। जीएस पेपर 1 से कहां तक जाएंगे, जीएस पेपर 5 तक। तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 याद रखना, हमेशा ऐसे ही आपको पैटर्न मिलेगा। भाग 1 और भाग 3 से कितने नंबर का प्रश्न आता है, 75 और 75। कितना हो गया, 150। कितना हो गया जी, 150। और उसके बाद आप देखो भाग 2 से कितने नंबर का प्रश्न आता है, 50 नंबर का। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। भाग 1 से 75, भाग 3 से 75, कितना हो गया, 150, भाग 2 से 50। जब भी भाग 1 और भाग 3 यानी 75 नंबर की बात होगी, तो 75 से याद रखना कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 15। देखो 2 नंबर वाला तो कॉमन है, 4 नंबर वाला कॉमन है, 8 नंबर वाला कॉमन है, 10 नंबर और 15 नंबर। तो 75 में 15 नंबर वाला आता है। और भाग 2 में हमेशा आप देखोगे जो कितने नंबर का है, 50 नंबर का। जैसे आपका पेपर 6 में भाग 1 क्या है, भाग 1 फिलॉसफी, भाग 2 सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में आपका कभी भी 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। सोशियोलॉजी में हमेशा कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। सोशियोलॉजी में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया। वैसे ही आपका संविधान और लोक प्रशासन में भाग 2 में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो याद रखना 50 वाले में कितने नंबर का पूछता है, 10 नंबर का, और 75 वाले में कितने नंबर का पूछता है, 15 नंबर का। ठीक है। तो यहां पर सीजीपीएससी मेंस 2021 में एक क्वेश्चन पूछा है, लिखना 2021 मेंस में कितने नंबर में पूछा है जी, 10 नंबर में। और 10 नंबर में आपको कितने शब्द लिखने हैं, फिर वही बात। अब देखो, इसलिए मैं आपको बेसिक से चीजें समझा रहा हूं, ठीक है, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। 2 मार्क्स में कितने शब्द लिखने रहते हैं, 30 शब्द। पहले समझ जाओ। अब आप लोग इतना समय हो गया मेंस के क्लास करते, 4 मार्क्स मतलब ये रटा हुआ होना चाहिए 60 शब्द, 8 मार्क्स मतलब 100 शब्द, ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए। 10 मार्क्स मतलब 125 शब्द, और 15 मार्क्स मतलब 175। दिन रात सोते जगते इसको याद करते रहो, रटते रहो। और ये भी रटते रहो कि कितना टाइम मिलता है, एकदम
याद हो जाना चाहिए। कितना टाइम मिलता है? ये 1 मिनट 48 सेकंड। कितना समय मिलता है? 1 मिनट 48 सेकंड। इसमें 3 मिनट और 36 सेकंड का टाइम मिलता है। ठीक है, अब देखो वर्ड्स के हिसाब से जाना है, मार्क्स के हिसाब से नहीं जाना है। किसके हिसाब से जाना है? वर्ड्स के हिसाब से जाना है। ठीक है, कितने वर्ड्स हैं? 100 वर्ड्स। कितने वर्ड्स हैं? 100 वर्ड्स। अब देखो 4 और 4 8 मार्क्स तो कितना होना चाहिए था? 120 शब्द होना चाहिए था। लेकिन बड़े क्वेश्चन में आपको क्वालिटी दिखानी है। क्या दिखानी? टाइम उतना ही मिलेगा लेकिन आपको क्वालिटी का प्रदर्शन करना है। क्वालिटी का प्रदर्शन करना है यानी 100 शब्दों में आपको बेहतर से बेहतर आंसर लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही? शब्दों की संख्या क्या हो गई? कम। पहले भैया आपको 1 मिनट 48 सेकंड में कितना? 30 शब्द लिखना था। अब 3 मिनट 36 सेकंड में कितना लिखना है? 60 शब्द। अब देखो इसका डबल करो, कितना जाएगा? 6 मिनट और 36 दूनी 72 सेकंड। तो देखो 6 और 1 7 मिनट हो जाएगा। 7 मिनट और 12 सेकंड का समय मिलेगा। कितने सेकंड का समय मिलेगा? 12 सेकंड। समझ में आ गया? तो 8 मार्क्स के लिए आपको 7 मिनट 12 सेकंड का समय मिलेगा। अब आपको 120 शब्द नहीं लिखना है। कितना शब्द लिखना है? मात्र 100 शब्द लिखना है। और 100 शब्दों में आपको इतना बढ़िया लिखना है कि 100 शब्द में आपका आंसर 8 नंबर के लायक लगना भी चाहिए। इसलिए 20 शब्द क्या कर दिया? कम कर दिया यहाँ पे। समझ में आ रही मेरी बात? तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसमें आपकी स्पीड बढ़ा करके रखना है, पॉइंट पॉइंट पर लिखने का प्रयास करना है और बड़े क्वेश्चन को समय देकर के लिखना है अच्छे से। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग किस हिसाब से चले थे? 100 200 मार्क्स 200 मार्क्स कितने मिनट में? 180 मिनट में। तो हम लोग मार्क्स को लेकर के चले। किसको लेकर के चले हैं? मार्क्स। वर्ड लिमिट हमको बस देखते जाना है कि कितना शब्द हमको लिखना है। तो 200 मार्क्स का लिखना है 80 मिनट में। यानी मैंने आपको बताया 2 मार्क का कितने? 2 मार्क का कितना? 1 मिनट 48 सेकंड। 4 मार्क का कितना? 3 मिनट 36 सेकंड। 8 मार्क का कितना? 7 मिनट 12 सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो 8 और 2 मार्क्स का कितना? 1 मिनट 48 सेकंड को जोड़ दो, इसमें कितना जाएगा? 1 मिनट और 48 सेकंड। कितना हो जाएगा? ये 8 मिनट और ये कितना हो जाएगा? 8 + 1 टोटल कितना हो जाएगा? 9 मिनट। यानी यदि आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना है तो आपको कितना समय मिल रहा है? 9 मिनट का समय मिल रहा है। कितने समय मिल रहा है आपको? 9 मिनट। समझ में आया मेरी बात? क्लियर हुई? 9 मिनट में आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, जो कितने शब्दों में लिखना है? 125 शब्दों में। कितने शब्दों में? 125 शब्दों में। ठीक है। और 15 नंबर के लिए यदि आप देखो तो भाई 15 नंबर का मेरे को मिलाना है, यानी 10 मार्क्स और 14 मार्क्स को मैं मिला लूं तो ये 10 मार्क्स का कितने मिनट में? 9 मिनट में। और ये लगभग कितना? 3 मिनट 36 सेकंड, यानी 12 मिनट 36 सेकंड में मुझे 14 नंबर का लिखना है। तो मैं एक मोटा मोटी बना लेता हूं कि 1 मार्क्स का और लिखने के लिए मेरे को लगभग कितना मिल जाएगा? ये कितना मिनट हो गया? 108 मिनट। 108 मिनट का आधा करो कितना? 54 सेकंड। तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे को 54 सेकंड और मिल जाएगा। कहने का मतलब मैं मोटा मोटी इसको लेके चलता हूं कितना? 13 मिनट। ये आप पैटर्न लेके चलोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और याद रखना 5-5 6-6 बार से मेंस लिखने वाले लोग डेढ़ होशियारी के चक्कर में 20 से 25 नंबर का छोड़ के आते हैं हर बार। आप चलो मैं कह रहा हूं 15 नंबर का भी छोड़ दिया हर पेपर में। 15 सत्ते 7 पंचे 35 7 एकम 105 नंबर बेटा लिस्ट से ऊपर से नीचे हो जाती है, या तो लिस्ट से बाहर या लिस्ट से अंदर। नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर ऊपर से लेकर नीचे हो जाती है लिस्ट 105 नंबर में। आ रही मेरी बात समझ में? तो एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है। मेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ने और लिखने से ज्यादा सबसे ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? सबसे ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस। यदि मेंस का बैच ज्वाइन किया हो तो यदि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करो, ऐसे बैठ के पढ़, कोई मतलब नहीं पढ़ने का आपका, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे मेंस बैच का कोई मतलब नहीं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो ये इस चीज को आप एकदम रट्टा मार लो और नोट करके रख लो। 2 नंबर के लिए कितना? 30 शब्द। कितने सेकंड में? 1 मिनट 48 सेकंड में। आपके पास नोट होना चाहिए। 4 मिनट का 4 मार्क्स का कितना? 3 मिनट 36 सेकंड में। 8 मार्क्स का कितना? 7 मिनट 12। 10 मार्क्स का कितना? 9 मिनट में। 15 मार्क्स का कितना? 13 मिनट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एकदम आपका दिन और रात सोते जागते इसको याद करके रखना है। ठीक है। साइड में कहीं लिख लो। और भाग 2 के लिए कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 10 मार्क्स का। ठीक, 10 मार्क्स का। तो कितना मिनट मिलेगा इसके लिए आपको? 9 मिनट। ठीक है। कितना मिनट मिलेगा? 9 मिनट। ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन क्या था 2021 मेंस में 10 मार्क्स का।
प्रस्तावना की अवधारणा, संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्शन ऑफ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको एक बेस बता दे रहा हूं, फिर आपको 9 मिनट में आंसर लिखना है, बढ़िया आंसर लिखना है। ये आपके लिए एक परीक्षा है, क्योंकि हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन अब लिखने जा रहे हैं। 2 नंबर 4 नंबर सीधा कहां जा रहे हैं? 10 नंबर में। ठीक है, प्रस्तावना की अवधारणा, और फिर आपका प्रस्तावना आपका समाप्त हो गया है। प्रस्तावना से संबंधित इतने ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 10 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन, लिखेंगे क्या 10 नंबर में 125 शब्दों में। ठीक है, क्या लिखना? संविधान में क्या लिखो? प्रस्तावना की अवधारणा, संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा समझाएं, है ना? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्शन ऑफ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्शन ऑफ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्शन ऑफ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा को समझाइए। अब देखिए, अवधारणा का मतलब क्या है? अवधारणा का मतलब होता है तथ्यों से ही किसका निर्माण होता है? अवधारणा का निर्माण होता है। तथ्यों से ही अवधारणा का निर्माण होता है। तथ्य जो कहेंगे वही आपकी अवधारणा बनेगी। सबसे पहला तथ्य यह है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? द फर्स्ट फैक्ट इज, द फैक्ट्स ओनली मेक कॉन्सेप्ट, एंड द फर्स्ट फैक्ट इज बेटा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? समझ में आ गया? ठीक है, फिर प्रकृति क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समझ में आ गया? उसके बाद उद्देश्य क्या है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अभी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। समझ में आया कि नहीं आया? और अंत में एक तथ्य और है कि जिस दिन संविधान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मितिमार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम। ये लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये अवधारणा का निर्माण करेगा। एक अवधारणा ये भी कहती है, अब आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट है कि क्या प्रस्तावना संविधान में वाद योग्य नहीं है, लेकिन संविधान के निर्वचन में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना का उपयोग कर सकता है खाली स्थानों को भरने के लिए। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट के क्या है? केसेस है। अब आपके पास 125 शब्द है और जानकारी इतनी सारी आपके पास, कैसे आप जमा करके लिखेंगे मैं ये देखना चाहता हूं। फिर आपको मैं बताऊंगा कि बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, मैं आपको कल लिखवा भी दूंगा बेस्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना की अवधारणा क्लियर हुआ यहां तक? इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रस्तावना को आप याद करके आए हैं कि नहीं आए हैं, या पढ़ करके आए हैं कि नहीं आए हैं। जितना अच्छा जो भी क्रिएटिविटी यूज करना है, फ्लो चार्ट यूज करना है, जो भी करना है सब करिए, ठीक है, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान में रखते हुए, है ना, कंसिडरिंग अ वर्ड लिमिट। ठीक है, एक कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की भी तो आती है यार, मेंस की कॉपी आजकल आने लगी बाजार में, है ना, वो खरीद लो एक मेंस राइटिंग के लिए कम से कम, है ना। ठीक है, चलो क्लियर है? नहीं वो नहीं देख रहा हूं मैं, ये वही वाली, हाँ देखो इस प्रकार की कॉपी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलिए तो आपके पास बढ़िया 9 मिनट का समय रहेगा, है ना। आपको लिखना है अच्छे से प्रस्तावना की अवधारणा, इसमें आपको क्या क्या बताना है ना, ये आप देख सकते हैं कैसे बताना है, कैसे बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ लिखेंगे। 9 मिनट में आराम से आपको कितने शब्द लिखने हैं? 125 शब्द। वर्ड लिमिट है, लिमिट मतलब लिमिट को क्या नहीं करना है? क्रॉस नहीं करना है। लिमिट के पहले आप रुक सकते हो, एकदम पहले भी नहीं कि 60 शब्द लिख के खड़े हो गए कि सर आप बोले थे लिमिट 60 शब्द लिख दिए। 125 से मतलब कम से कम कितना लिखना है? 105 110 तक तो लिखना ही लिखना है। लिमिट मतलब उसको क्रॉस नहीं करना है। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं हो सकता 130 तक चला जाए, चल जाएगा। 145 नहीं जाना चाहिए, 145 जाएगा तो जगह क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी, क्योंकि उतना ही स्पेस आपको पता है ना, मेंस की कॉपी में स्पेस आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, आपको स्पेस प्रॉपर दिया होता है, उसी स्पेस के अंदर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो वर्ड लिमिट में लिखना, समय सीमा में लिखना, ये बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, चलिए तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आराम से स्ट्रक्चर बना करके लिखिए। बड़े क्वेश्चन में कि स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए कि मेरे सीधा लिखना शुरू नहीं करना चाहिए कभी भी। आराम से पहले एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके बाद लिखना शुरू करिए।
7 मिनट हो गए। एक मिनट शेष। So I'm taking it over back. स्टॉप 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 स्टॉप। हो गया कंप्लीट। चलिए एक हम कॉपी जमा कर लीजिए। हो गया मतलब भैया रुक जाओ बस, कॉपी जमा कर लो। चलो कॉपी को अभी दे दूंगा तुरंत। चलो आ जाओ कॉपी जमा कर लो फटाफट। उस पेज को हाँ वैसा मोड़ देना, ठीक है, ताकि ऐसे मजे लेने पड़ेंगे आपको। 6 घंटे सोचो, आपको जब मेंस लिखना होगा 3 घंटे और फिर गैप के बाद 3 घंटे, पूरा ऐसा हाथ सूज जाता है। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।